अगर मेरे पेरेंट्स देख रहे हो तो मैं उनको बताना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन तो उसके पीछे मैं पागल था थोड़ा बहुत। वो तब मेरे को लगा था कि ये चीज़ सही है, पढ़ाई गलत चीज़ है, कि उस टाइम में बहुत रोया था। जैसे जब 11th की स्टार्टिंग थी तब मेरे मार्क्स बिल्कुल नहीं आते हैं। तो ये मतलब ट्रांसफॉर्मेशन 36th रैंक से फर्स्ट रैंक। उस टाइम पे पेरेंट्स ने खूब सुनाया था, क्योंकि मेरा पूरा ग्रुप 99 प्लस वाला था। तुझसे अब एडवांस तो नहीं हो पाएगा, तो मेंस पे ध्यान दे ले। मेरी मेंस 2 में 99.21 परसेंटाइल थी। आपने कहा कि आपने जब टीचर्स आए थे तो आपने कहा अंडर 3000 मेरे को रैंक लानी है, और फिर टीचर्स ने कहा कि यस, ये पॉसिबल नहीं। फाइनल रैंक क्या थी आपकी? 2185। तो लगा कि हाँ मतलब आई डिड इट, कि किया है कुछ कम बैक। ड्रीम कम्स ट्रू वाली फीलिंग आई थी। एक वो कमबैक स्टोरी जो हर स्टूडेंट को जाननी चाहिए। आज मेरे साथ मौजूद है दिग्विजय, जिनकी प्रिपरेशन एक प्रॉपर कमबैक स्टोरी रही है, जो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। दिग्विजय, बहुत स्वागत है आज आपका इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो क्या उस वक्त मन में ये था कि एग्जाम क्लियर हो जाएगा और एक दिन ऐसे पॉडकास्ट पे मैं अपनी जर्नी शेयर करूंगा? सर, मन में तो था कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा और पॉडकास्ट भी दूँगा। लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा-सा डाउट था जब देखता था कि कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन होता है और इतने सारों का बैच आता है। तो थोड़ा बहुत तो डाउट था मेरे अंदर। ये जर्नी की शुरुआत कैसे हुई कि आपको कब ये लगा कि हाँ मुझे जेई करना चाहिए या मैं इस फील्ड में जा सकता हूँ? जब मैं 9th क्लास में था, तब मैंने पहली बार मतलब ऐसे फ़िज़िक्स पढ़ी थी जेईई लेवल की, फाउंडेशन क्लासेस में जो पढ़ाई जाती है। हम्म। तब मेरे टीचर्स ने कहा था कि जेईई और नीट जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें बच्चे आईआईटीज़ और नीट के थ्रू डॉक्टर बनते हैं। तो मेरे टीचर्स ने ये बताया था कि आईआईटीज़ में जाके आपको इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट फैसिलिटी मिलती है। तब मैंने सोचा था कि बायो तो मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मेरे को याद नहीं हो पाता जल्दी से। तो इसलिए मैंने जेईई की लाइन चूज़ करी थी। तो जब आपने एडमिशन लिया तो इंस्टीट्यूट आपने विजिट्स करे होंगे, तो क्या क्राइटेरिया था कि आपने ये इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करा? मेरा सबसे पहला क्राइटेरिया था कि बेस्ट मेंटरशिप मिले, और दूसरा क्राइटेरिया था कि बेस्ट सिलेक्शन रेशियो, जो कि रेवाड़ी में सिर्फ डॉट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है दिग्विजय, देखो, एक जनरल बात तो सभी लोग जानते हैं कि पढ़ना पड़ता है, 10-10 घंटे 12-12 घंटे की सिटिंग चाहिए तभी बच्चा ये एग्जाम क्लियर करता है। इसके अलावा भी ऐसा कुछ इंग्रेडिएंट है या ऐसी कोई चीजें हैं जो कभी स्क्रीन पे नहीं बोली जाती, जो बहुत जरूरी है सिलेक्शन के लिए? सबसे पहला तो दोस्तों का सपोर्ट। अगर आप ऐसे सोचते हो कि अकेले रह के जेईई निकालूंगा, तो शायद पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात, मेंटर्स होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको हर मोड पे गाइड करते हैं कि आगे अगला स्टेप क्या होने वाला है। आपने बात कही कि दोस्तों का सपोर्ट बहुत जरूरी है, जैसे तो इसको मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा एक्सप्लेन करें कि कहाँ कैसे दोस्तों ने आपको सपोर्ट करा, या किस पॉइंट पे आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे ना तो मुझे कोई टीचर हेल्प कर पाएगा ना मेरे पेरेंट्स, मुझे किसी दोस्त की ही ज़रूरत है। जैसे जब 11th की स्टार्टिंग थी तब मेरे मार्क्स बिल्कुल नहीं आते हैं। मतलब मैं डिस्क्लोज भी नहीं कर सकता, इतने बुरे मार्क्स आते हैं। तब दोस्त था मेरा एक, पंशुल नाम का, वो शायद से अभी हमारी क्लास का टॉपर था। उसने मेरे को गाइड किया, मोटिवेट किया ये सब करने के लिए। उस टाइम पे मेरे मार्क्स कम आते थे, तो टीचर्स ने भी बोला था कि तुमसे नहीं हो पाएगा, पेरेंट्स बोलते थे कि तेरे से भी नहीं हो पाएगा, लेकिन उसने साथ दिया। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि दोस्तों का सपोर्ट थोड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं मतलब आपने कहा कि आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, मेरे मन में ये हो गया है कि आप डिस्क्लोज करें कि आपकी सबसे बुरी रैंक क्या आई है और सबसे बेस्ट रैंक क्या आई है। जब 11th की स्टार्टिंग थी तब हमारा 40 स्टूडेंट्स का बैच था। उसमें मेरी 36th रैंक आई थी और 90 मार्क्स आए थे। अच्छा, और बेस्ट रिजल्ट क्या रहा? बेस्ट रिजल्ट तो मेरा 11th के एंडिंग में रहा था, जब एडवांस के टेस्ट हुआ था उसमें मेरी फर्स्ट रैंक थी। तो ये मतलब ट्रांसफॉर्मेशन 36th रैंक से फर्स्ट रैंक, ये तो बहुत बड़ा गैप हो गया, इसको कैसे ब्रिज करा आपने? सर, पहली बात तो दोस्त ही थे साथ में। फिर मेरे जब पेरेंट्स ने कहा था कि तुझसे नहीं हो पाएगा, तब पंशुल ने मेरे को गाइड करा था कि अपने पेरेंट्स से बोल, थोड़ा टाइम मांग दे मेरे को। तब मैंने अपने पापा से बोला था कि मुझे 3 महीने दे दो, उस बीच में आप कुछ मत बोलना। तब मेरे पापा ने कहा था ठीक है, तो 3 महीने कर ले, फिर मैं कुछ नहीं बोलूँगा तेरे को। और दूसरी बात, यहाँ पे टीचर्स ने काफ़ी सपोर्ट करा था मेरे को, मतलब मेंटर्स के थ्रू। उन्होंने कहा था कि आप सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ता था उस टाइम पे मैं। तब उन्होंने कहा था कि केमिस्ट्री मत पढ़ो ज़्यादा, अभी केमिस्ट्री को थोड़ा होल्ड पे डालो, वो तुम वैसे भी कर लोगे। तो उन्होंने कहा था कि फिजिक्स और मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान दो, जो आखिरी पेपर में आपको हेल्प करेंगी थोड़ी थोड़ी। जैसे जैसे हम बातचीत आगे बढ़ाएंगे मैं थोड़ा डीप जाने की कोशिश करूंगा, और मैं चाहता हूं कि आप बिना किसी हेजिटेशन के भूल जाएं कि ये कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बच्चों के सामने ना एक ऑनेस्ट स्टोरी सामने आए एक एस्पिरेंट की, क्योंकि
काफ़ी मैं देखता हूँ पॉडकास्ट की एक स्क्रिप्टेड रहती है चीज़ें, है ना, तो बच्चों को पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में एक बच्चा अपनी जर्नी के दौरान किन चीज़ों से निकलता है। तो सबसे पहला तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब प्रिपरेशन कोई भी बच्चा करता है तो ऐसा बहुत ऑब्वियस बात है कि इंटरेस्ट नहीं बनता है पढ़ाई में, है ना? जैसा आपने बताया कि आप केमिस्ट्री पढ़ते थे तो फिजिक्स और मैथ में कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट नहीं होता था, नहीं बिल्कुल। तो वो इंटरेस्ट बन जाता है बाद में या आपको जबरदस्ती ही पढ़ना पड़ता है? स्टार्टिंग में तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद आपने वो हार्मोन सुना होगा डोपामाइन नाम का, हाँ। जो सैटिस्फैक्शन देता है। एक टाइम के बाद अगर आप पढ़ते हो और फिर रात को जब चैन की नींद सोते हो, तो वो हार्मोन जब रिलीज़ होता है तब ऐसा लगता है आज मैंने अपना बेस्ट दिया है। हम्म। इसी वजह से मेरा फिज़िक्स और केमिस्ट्री में इंटरेस्ट बनना चालू हो गया था। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि मतलब मेरे इस सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, मेरे से ये सब्जेक्ट हो ही नहीं रहा, तो आपके साथ भी ऐसा कंफ्यूजन होता था? हाँ, मतलब फिज़िक्स तो मेरी बहुत ही ज़्यादा वीक थी, मैथ्स में थोड़ा बहुत स्कोर तो आ ही जाता था और केमिस्ट्री तो एवरेज गुड थी मेरी। मैंने राहुल सर को फिज़िक्स के लिए कॉन्टैक्ट किया था, तब उन्होंने मेरे को बताया था कि फिज़िक्स पढ़ने के लिए नहीं है, वो इमेजिनेशन के लिए है पूरी। तब मेरे को फिज़िक्स थोड़ी-थोड़ी अच्छी लगने लगी और मेरा स्कोर अच्छा होने लगा था धीरे-धीरे। जब बच्चा पढ़ाई करता है तो सिर्फ पढ़ाई तो नहीं करता है काफ़ी कुछ होता है जो उसके मन में चल रहा होता है, डिस्ट्रैक्शंस भी होती है। यस तो आपकी क्या डिस्ट्रैक्शंस रही? सर, जैसे अगर मेरे पेरेंट्स देख रहे हो तो मैं उनको बताना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन हाँ, एक डिस्ट्रैक्शन थी मेरी, वो आप समझ सकते हो क्या हो सकती है। तो उसके पीछे मैं पागल था थोड़ा बहुत। वो 11th के अगस्त में चालू हुई थी। जहाँ तक है मेरे को डेट भी याद है, 20 अगस्त को 11th में वो चालू हुई थी। तब थोड़ा मैं डिस्ट्रैक्ट होने लगा था पढ़ाई से और मेरा पढ़ाई से मन हटने लगा था। तब मेरे को लगा था कि ये चीज़ सही है, पढ़ाई गलत चीज़ है। लेकिन उस टाइम पे मैंने आपको बताया जैसे दोस्तों ने मेरा काफ़ी हेल्प करी थी। तो पंशुल था, उसने मेरे को मोटिवेट करा, गाइड करा और इन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए बोला था। काफ़ी ज़्यादा हिम्मत के साथ आप ये बातें रिवील कर रहे हैं। मैं भी मतलब रिक्वेस्ट करूँगा अगर पेरेंट्स दिग्विजय के देख रहे हैं कि इन चीज़ों को अदरवाइज़ नहीं लेना, ये कॉमन चीज़ है जो काफ़ी बच्चों के साथ होती है और ये भी मतलब इट टेक्स करेज कि आप ये चीज़ें आके बोल पा रहे हो और एक्सेप्ट कर पा रहे हो कि आप डिस्ट्रैक्टेड थे। मैं एक चीज़ और बोलूँगा, अब मैंने छोड़ दिया, अब कुछ नहीं करता। तो मैंने ये देखा है, देखो पर्सनल मैं भी अपनी लाइफ से मैंने ये चीज़ निकाली है कि जब बच्चा परेशान होता है तो एक टाइम ऐसा आता है कि उसके पास एक ऑप्शन होता है कि वो रात में बस रो रहा होता है। आपको भी ऐसा कोई दिन याद हो जब मतलब ऐसा कुछ हुआ? जब हमारा 12th का एडवांस का बैच बना था, तब 15 जुलाई के आसपास उसकी पहली क्लास थी। तब सारे टीचर्स आए थे, कुंदन सर, राहुल सर, सतीश सर। वो सबसे लाइन वाइज लाइन रैंक पूछ रहे थे, आपको कितनी रैंक एक्सपेक्टेड है अपनी। तब मैंने अपनी कहा था कि मेरे को 3000 के अंदर लानी है। तब कुंदन सर का रिएक्शन, क्योंकि टीचर्स को सबको पता था मैं किस चीज़ में डिस्ट्रैक्ट हूँ। तब कुंदन सर का ये रिएक्शन था कि तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं है, सभी टीचर्स ने बोला था तुमसे नहीं हो पाएगा। फिर मैंने उस दिन घर जाके अपने डिस्ट्रैक्शन को बोला कि ऐसे ऐसे बात है और आज से हम बात नहीं करेंगे, अब सीधा एग्ज़ाम के बाद बात करेंगे। तब उसने कहा था ओके। उस टाइम में बहुत रोया था उस रात को। कितना आसान था या कितना मुश्किल था वहाँ से बाहर निकलना? आसान तो नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं था कि अगर दोस्तों ने और टीचर्स ने मेरा साथ दिया है तो। लेकिन मुश्किल तो था थोड़ा कि एक डिस्ट्रैक्शन को, मतलब जिसके लिए आप 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने से पागल हो रखे हो, उसको एकदम से छोड़ दो, मुश्किल नहीं होता है। जब कोई भी बच्चा इस प्रोग्रेस पे होता है कि मतलब कि एक जगह वो फंसा हुआ है वहाँ से बाहर आता है, तो सबसे पहला तो यही है कि वो बच्चा ओपन अप हो, वो एक्सेप्ट करे कि मैं फंसा हुआ हूँ और मतलब चीज़ों को डिस्कस करे, भले ही वो अपने पेरेंट्स से करे, टीचर से करे। तो कहीं ना कहीं ये करेज बच्चे के अंदर होना चाहिए। तो आपके अंदर इतना करेज कहाँ से आया? मैंने पेरेंट्स से तो डिस्क्लोज नहीं करा था अपने, लेकिन टीचर्स यहाँ पे ऐसे थे जो मतलब डेली लाइफ की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देते थे। यही यहाँ का मेंटरशिप सपोर्ट है जो हर बच्चे को हेल्प करता है। तो इसलिए मैंने अपने टीचर्स को बताया था कि ऐसे ऐसे बात है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, और फ्रेंड्स को भी बताया था। तो उन्होंने करेज दिया था कि इन सब चीज़ों से दूर रहे। आपने कहा कि आपने जब टीचर्स आए थे तो आपने कहा अंडर 3000 मेरे को रैंक लानी है और फिर टीचर्स ने कहा कि यस, ये पॉसिबल नहीं है। फाइनल रैंक क्या थी आपकी? 2185।
जब रिजल्ट आया तो सेम वो दिन याद आया या याद तो आया था और रोया भी बहुत था मैं। तो लगा कि हाँ मतलब आई डिड इट, कि किया है कुछ कमबैक? ड्रीम कम्स ट्रू वाली फीलिंग आई थी। अभी भी ऐसे बहुत बच्चे होंगे जो हो सकता है ये वीडियो उन तक पहुंच जाए, या जो आप बात बोल रहे हो वो भी सेम उसी बात के आसपास ही कहीं घूम रहे हो, तो उनको क्या समझाना चाहोगे आप? मैं तो ये कहूँगा कि अभी मत करो, बहुत टाइम मिलेगा आगे। एग्ज़ाम के बाद 3-4 महीने आराम से मिलेंगे, जब जिससे बात करनी हो कर लेना। कितना इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए, कोई एग्जाम के लिए वो तैयारी कर रहा है, उस एग्जाम पे फोकस करे, उस एग्जाम को क्रैक करे, और लाइफ में क्या चेंजेस महसूस होते हैं वो एग्जाम क्लियर होने के बाद? देखो, थोड़ा बहुत चिल तो हर कोई करता है, वो तो चलता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, मतलब अगर पढ़ाई आप करते हो और वैसे नॉर्मली 6 घंटे टाइम देना चाहिए, आप 2-3 घंटे दे पा रहे हो, तो ये तो गलत बात है ना। इसलिए उस चीज़ से बाहर निकल जाना चाहिए जितने जल्दी हो सके। मेरा ये सवाल है कि जब बच्चा प्रिपेयर कर रहा है तो वो एग्जाम पे फोकस है, मतलब ये कहते हैं कि आप एग्जाम क्लियर कर लो तो उसके बाद लाइफ सॉर्ट हो जाती है, क्या सच में लाइफ में कुछ चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं जब आप एक एग्जाम क्लियर करते हो? एक तो सबसे बड़ी हमारी सोसाइटी में ये दिक्कत है कि एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद ही इज़्ज़त मिलना चालू होती है। हम्म। और एग्ज़ाम से पहले तो ये सुनने को मिलता है कि तुझसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। तो मैं कहूँगा कि एग्ज़ाम का जिस दिन रिज़ल्ट आया था, उस दिन रिश्तेदारों के फ़ोन आए थे कि रिज़ल्ट का क्या हुआ? तब मेरे पेरेंट्स ने बताया था कि हमारे रिज़ल्ट का याद कि ये हुआ हमारे बच्चे का। तब थोड़े ऐसा लगा था कि पेरेंट्स प्राउड हैं मेरे थोड़े। लेकिन जब मेंस का पहला रिज़ल्ट आया था, तब मेरे मेंस 1 में 98.71 परसेंटाइल थी। उस टाइम पे पेरेंट्स ने खूब सुनाया था, क्योंकि मेरा पूरा ग्रुप 99 प्लस वाला था। लेकिन मैं एक अकेला था जो 99 से नीचे रह गया था। तब मेरे पेरेंट्स ने मेरे को खूब सुनाया था कि तुझसे अब एडवांस तो नहीं हो पाएगा, तू मेंस पे ध्यान दे ले। रिश्तेदारों की भी कॉल आई थी कि आपका बच्चा नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर टीचर्स, फ्रेंड्स, इन सब ने बहुत सपोर्ट करा था, जिस वजह से मेरी मेंस 2 में 99.21 परसेंटाइल थी। 99.21 परसेंटाइल, ये आज भी कई बच्चों का टारगेट है कि अब आओ 99 वो क्रॉस करें, है ना? मैं काफ़ी प्राउड फील कर रहा हूँ कि आपने जिस तरह अपनी जर्नी को दिखाया कि वहाँ से 99 से ऊपर परसेंटाइल आना अपने आप में एक अचीवमेंट है। एक मतलब इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि आपने बताया कि दोस्त आपको सपोर्ट करते थे, है ना? तो मेन चीज़ ये है कि बच्चों को शायद ये भी नहीं पता कि दोस्त कौन होने चाहिए, किसको दोस्त बनाना चाहिए, तो ये आपने कैसे आइडेंटिफाई करा? मैं तो एक चीज़ कहूँगा, जब 11th का पहला टेस्ट हुआ था, तब उसमें मेरी तो 36 रैंक थी, मैंने आपको डिस्क्लोज़ कर दिया। लेकिन जो पंशुल था, भावेश थे, तुषार था, ये टॉप 5 वाले बच्चे थे। मैंने इनके पास बैठना चालू करा और मेरे पेरेंट्स की हमेशा भी ये गाइडेंस रही थी कि जो टॉपर्स बच्चे हो, उन्हीं के साथ बैठो, उन्हीं जैसा बनो। क्योंकि आपका जो ग्रुप होता है, आप उसी का एवरेज होते हो। तब मेरे पेरेंट्स ने कहा था कि पंशुल के साथ दोस्ती करो, तब मैं पंशुल के साथ बैठना चालू करा। फिर उसने मेरे को गाइड करा कि एक्सरसाइज 1 करनी है, एक्सरसाइज 2 भी करनी है साथ में एडवांस के लिए। इसी वजह से मैं दोस्तों ने मेरा काफ़ी सपोर्ट करा था। और मेरा पूरा जो पीयर ग्रुप था, वो पूरा अच्छा था। मतलब ऐसे हम कंपेयर करते थे एक दूसरे से कि कौन हाई लेवल पे रहेगा, कौन लो लेवल पे रहेगा, और मार्क्स का कंपैरिजन करते थे कि अगली बार तू करियो, और मोटिवेट भी करते थे। ऐसा नहीं कि डिमोटिवेट ही करते थे, मोटिवेट करते थे कि कोई नहीं, अगली बार कर लियो। पढ़ाई के दौरान क्या सच में बच्चों को स्ट्रेस होता है? होता तो है, लेकिन अगर आप स्ट्रेस को थोड़ा कम करोगे तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। जैसे मेंस 1 में मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले गया था, मेरे को एक रात पहले नींद नहीं आई थी। लेकिन मेंस 2 में मैं एकदम रिलैक्स होकर सोया था, इस वजह से शायद मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रही थी। बच्चा जब रूटीन फॉलो करता है, मतलब ये एक लंबा टाइम होता है प्रिपरेशन का, आपने भी 11th-12th पूरे 2 साल लगाए हैं। पढ़ाई का टाइम टेबल तो सभी लोग बनाते हैं, क्या इसके अलावा भी हर चीज़ का टाइम टेबल फिक्स करना होता है कि आप प्रॉपर तरीके से अपना रूटीन फॉलो करें? जैसे पढ़ाई का टाइम टेबल तो आपको पता ही है कि यहाँ पे शाम को 7 बजे तक क्लासेस होती हैं। तो उसके बाद हम घर जाते थे, अपना डिनर वगैरह करते थे, फिर पढ़ने बैठ जाते थे। लेकिन हम दोस्तों ने एक डिसाइड कर रखा था कि हर वीकेंड पे 1 या 2 महीने में कहीं बाहर मिलेंगे, चिल करेंगे, उस दिन कोई पढ़ाई नहीं करेगा, जो इससे हमारा स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता। एक बहुत ज़रूरी बात ये भी है यहाँ पे, मतलब जैसे आप बता रहे हैं कि जो भी आप चीज़ कर रहे हैं, तो उस चीज़ पे आप कंसिस्टेंट रहें, मतलब उस चीज़ को आप फ़ॉलो करें। मैं देखता हूँ बच्चे टाइम टेबल बनाते हैं, बच्चा डिसाइड तो बहुत सारे बच्चे करते हैं, जो आप ये सेम बात बोल रहे हैं, यहाँ पे भी ऐसा होगा कि कई बच्चे हैं जो डिसाइड करते हैं, लेकिन वो डिसाइड करके कहीं न कहीं किसी कॉर्नर में रह जाती है वो बात।
मैं तो यूँ कहूँगा कि इस हिसाब से मत पढ़ो कि हमें आज 7 घंटे पढ़ना है, हमें आज 8 घंटे पढ़ना है। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने एक डायरी बनाई थी, जिसमें मैं रोज़ के डेली टारगेट्स लिखता था। अगर वो टारगेट कंप्लीट होते थे, तभी मैं सोता था वरना नहीं सोता था। टारगेट के हिसाब से पढ़ाई करो, कभी भी टाइम के हिसाब से पढ़ाई मत करो। आपकी लाइफ का मतलब इस प्रिपरेशन में अभी तो आपकी प्रिपरेशन का ऐसा कौन सा मोमेंट था जब मतलब आपको मोटिवेशन ये सच में मिला कि हाँ कि अब यहाँ से तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है? जब 11th का आखिरी एडवांस का पेपर था, तब मेरी जब मैंने आपको बताया कि फर्स्ट रैंक आई थी, तब मेरे को लगा था कि हाँ, मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं कर सकता हूँ आगे। तब मैंने सोच लिया था कि अब दोबारा उस रास्ते पे नहीं जाना है जिस पे पहले ही जा चुका हूँ। मतलब वहां से सिर्फ अब आगे हाँ। आगे की तरफ ही देखा है। फिर उसके बाद जैसे-जैसे आप ऊपर बढ़ते जाते हो, टीचर्स भी आपके कॉन्टैक्ट में आते जाते हैं। हम्म। वो आपको सपोर्ट करने लगते हैं और अगर आप हल्का-सा भटकते हो, तो वो आपको बताते हैं कि ये मत करो, वो मत करो। तो उसी टाइम पे मेरे को ये लगा एक बहुत बड़ा गैप कई बार बच्चे फील करते हैं कि टीचर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, अपनी डेस्क पे बैठे रह जाते हैं, टीचर से ना तो अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, ना अपनी पढ़ाई की प्रोग्रेस के बारे में पूछते हैं। मेरा तो टीचर से काफ़ी अच्छा बॉन्ड था। जैसे मैं एक बात बताना चाहूँगा जो शायद टीचर्स को ही पता है अभी तक मेरे। मेरे मेंस 1 में नंबर कम थे थोड़े। वो बात मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताई थी। मतलब रिस्पॉन्स शीट आती है, तो उस टाइम मैंने नंबर कैलकुलेट करे थे अपने, और मेंस में डायरेक्ट रिज़ल्ट के लिए परसेंटाइल आती है, मार्क्स नहीं आते। तो वो मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था, अपने टीचर्स को बताया था। इस हिसाब से बॉन्ड था मेरा और टीचर्स का, और मेरा और पेरेंट्स का। काफ़ी कुछ आपने जो बताया वो मैं भी रिलेट कर पा रहा हूँ ना, क्योंकि कहीं न कहीं इस जर्नी से हर कोई निकला होता है ना, स्टूडेंट वाली एज से। मैं आप बता रहे हो तो मेरे को भी याद आ रहा है कि मैंने भी काफ़ी मंथ डिस्ट्रैक्शन में निकाले थे। शायद मैंने भी आपके साथ शेयर की है बात। तो लेकिन हाँ, एक पॉइंट ऐसा ज़रूर आपको लाइफ मौका ज़रूर देती है कि वहाँ से आप या तो कमबैक करोगे या और पीछे चले जाओगे। अब वो बच्चे पे डिपेंड करता है कि आपने उस पॉइंट पे क्या चूज़ करा। जैसे आपने बताया कि वो एक इंसिडेंट हुआ कि आपने वहाँ से डिसाइड करा कि नहीं, अब तो मेरे को आगे मूव करना है। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है, आपको ज़रूर लाइफ ये मौका देगी कि आप वहाँ से कमबैक करो। अगर आपने वो मौका छोड़ दिया तो काफ़ी देर हो चुकी होगी। तो प्लीज़ मेक श्योर कि जब ऐसा कुछ हो तो आप उस मोमेंट को क्रैक करो और उस मौके को आप अच्छे से भुनाओ। आप आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे। आप वहाँ तक पहुँचोगे जहाँ शायद आप अभी सोच रहे हो जाने का, है ना? तो एक आखिरी सवाल मेरा ये है इस पॉडकास्ट में, मतलब ऐसे तो बहुत कुछ है पूछने के लिए, मैं आपसे पूरे दिन बात कर सकता हूँ इस टॉपिक पे। एक आखिरी सवाल ये है कि अभी रिजल्ट आ गया है, काउंसलिंग चल रही है, होपफुली आप बहुत अच्छे आईआईटी में एक बहुत अच्छी ब्रांच में बीटेक करेंगे। यहाँ से आगे लाइफ का क्या प्लान है? वैसे डिस्क्लोज़ करना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं आईआईटी करके मेरे 2 प्लान हैं। या तो मैं कैट करूँगा या फिर मैं यूपीएससी की तरफ जाऊँगा। जॉब तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, या फिर कैट या फिर यूपीएससी। और पढ़ना चाहते हैं अभी आप यस। आगे? काफ़ी अच्छा लगा दिग्विजय आपसे बात करके, एंड मेरे को ऐसा लगता है कि इस पॉडकास्ट से काफ़ी बच्चों को, काफ़ी पेरेंट्स को काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। और जो भी ये बातचीत है ये सिर्फ इस रूम तक सीमित नहीं है, ये आपके आसपास हो सकता है, आपके घर में भी ऐसा कुछ चल रहा हो। आपको जस्ट ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, बच्चों को वो स्पेस देने की ज़रूरत है जहाँ पे वो ऑनेस्टली उनके जो मन में चल रहा है वो आपके सामने रख सके, डिस्कस कर सके। तभी जब प्रॉब्लम सामने आएगी तभी आप उनका सॉल्यूशन कर पाओगे। बहुत-बहुत शुक्रिया दिग्विजय आपका थैंक इस यू सर। पॉडकास्ट में आने के लिए, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, अपकमिंग एग्जाम्स, जो भी है कि आप बहुत बेहतरीन करोगे और ये कमबैक और लंबा चलना चाहिए और आगे जाना चाहिए। थैंक यू सर।